बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड में हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे शोबा तालीम के हवाले से। दो मसले हैं शोबा तालीम से जुड़े। पहला मसला है जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल इदारा है, उसका पाकिस्तान में एक ऑफिस कायम है। उसने एक तहकीक की है, इंफॉर्मेशन बेस उसने अपनी फाइंडिंग्स निकाली हैं, जिसको एक ख़त की सूरत में CM सिंध तक भेजा गया है और उसमें जिक्र किया गया है कि तकरीबन 3.3 अरब रुपए की करप्शन की गई है शोबा तालीम में, जहाँ पे उन तलबा के लिए बेंचेस ख़रीदने की कोटेशंस भेजी गई बजरिया वेंडर्स, ठेकेदारों के ज़रिए कुछ बेंचेस परचेज़ किए गए। वो बेंचेस परचेज़ किए गए जिनकी कीमत मार्केट के अंदर 4 से 6 हज़ार रुपये के दरमियान है, जबकि इनको 25 से 30 हज़ार रुपये के दरमियान ख़रीदा गया। अब इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर, यानी तकरीबन 320% ज़्यादा अमाउंट के अंदर ये परचेज़ की गई, और ये वो परचेज़ हैं जो आवाम के पैसे से की गई हैं। ये वो ख़रीदारी है जिसके अंदर यकीनी तौर पर करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं। इसके हवाले से CM सिंध को तंबीह किया गया। दूसरा, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैनुल सूबाई वज़राए तालीम जो है, इस हवाले से वजारतों की कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके अंदर ये तय किया गया कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी कि बोर्ड के जो तलबा थे उनको रिलैक्सेशंस दी जाएंगी इम्तहानात के अंदर, यानी कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है उसको 33 मार्क्स ग्रेस के तौर पर दे दिए जाएंगे। कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारी रिलैक्सेशंस दे दी जाएंगी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिलैक्सेशंस ऑल ऑफ सडन दे दी गई, इससे पहले जो सड़कों पर एहतजाज हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे, उसकी क्या वजूहात थी और अब ये करने की क्या ज़रूरत पेश है। गुफ्तगू अब बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताज हैदर साहब। वेलकम टू द शो। ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सर, हम जिक्र कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट अभी एक ख़त लिखा है CM सिंध को, जिसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि 3.3 अरब रुपये की मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द हुई है पैसों की। सबसे पहले तो ये बताइए, अगर आपकी नज़र से ख़बर गुजरी है तो इस पे आपकी क्या राय है, और क्या ये एक स्टैंप नहीं लग रही वफाक की बयानिए पे कि सूबे सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है और उसका बाजार गर्म है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिपोर्ट है। बहुत ज़्यादा करप्शन है और जो आप कहें, लेकिन ये कि इस इल्ज़ाम की भी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, क्योंकि हम जज नहीं है, हम फैसला नहीं कर सकते। इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के बाद जो भी महकमाना कार्रवाई है वो हो। लेकिन ये कि अगर किसी ने इल्जाम लगाया तो उस पर आप सिंध के 6.5 करोड़ आवाम को आप कह देंगे सब बेईमान है, तो नहीं होता ना। ठीक है। वैसे सर, माजी के अंदर भी काफ़ी इल्ज़ामात लगते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, केसेस भी चलते रहे यकीनी तौर पे, लेकिन जो ओवरऑल हम देखते हैं वो ये है कि उंगलियां काफ़ी रेज़ होने लग गई हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर एज़ फार एज़ द करप्शन चार्जेस आर कंसर्न। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर आप रिपोर्ट देखें तो बड़े उसके अंदर उन्होंने ख़तरनाक हक़ाइक़ रखे हैं। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि जी 320 टाइम्स एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो शो करके, या एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो ख़र्च की गई है, तो काफ़ी सीरियस ऑफेंस के तौर पे भी इसको कंसिडर किया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से। आपको लगता है कि जो फाइंडिंग्स आएंगी, जो रिपोर्ट पेश की जाएगी आफ्टर ऑल दिस इंक्वायरी, उसके ऊपर उसी तरह अमल होगा जिस तरह इसके अंदर बयान किया जा रहे हैं, जिस किस्म की इंटेंसिटी पोर्ट्रे की जा रही है? मैं मान लेता हूँ सब हम चौक है, लेकिन अगर करप्शन को करना है ख़त्म तो उसके बारे में कोई सीरियस प्लान बना। हम तो नहीं चोट है। अच्छा, चलें सर, अब थोड़ा सा एजुकेशन की बात करते हैं। हम क्यों डाकू, मैं एजुकेशन के हवाले से चाह रहा था थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपका ले लूँ कि एजुकेशन ओवरऑल आप इसके बारे में क्या ओपिनियन, क्या राय रखते हैं एज़ फार एज़ प्रोविंशियल यानी सिंध गवर्नमेंट इज़ कंसर्न। क्या सिंध गवर्नमेंट की एजुकेशनल पॉलिसीज़ दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही हैं, वो तमाम चीज़ें हो रही हैं जो होनी चाहिए, क्योंकि दिस ऑल वट एवर हैज़ हैपेंड बेस्ड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल रॉक बॉटम पहुंच गई थी और सिंध में भी यही हालत थी कि रॉक बॉटम से पहुंची हुई थी। लेकिन मैं देखता हूँ कि 4-5 साल से मेयार जो है इसका बहुत आया, खासतौर पर इसका ताल्लुक नकल के बारे में पॉलिसी इख्तियार की गई, उसके भी बड़े नुस्खत रिजल्ट। तो कोशिश करने की जरूरत है हम सबकी, और आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन बढ़ेगी, क्योंकि जो नुकसान हुआ है तो वो सभी का हुआ। और कल भी उन्होंने कहा, मैं खबर ही देखता था अखबार में, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर ने MP इंस्टीट्यूट ट्रांसफर के बारे में उनसे बात न करें।
यही इल्जाम में था। जब एजुकेशन देख रहे थे उन्होंने भी ये कहा था कि किसी की ट्रांसफर या इससे सिलसिले में बात। मैं जब हुकूमत सिंध में था तो मैं तो दरवाजा खुला रखता था, उसके बाहर मैंने नोटिस लगा दिया ट्रांसफर या पोस्टिंग के सिलसिले में या जो महकमाना कार्रवाई हुई है उसके सिलसिले में कोई आके मुझसे ना ले। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा सर, अब सिंध के अंदर बहुत सारा कंसर्न पाया जाता है रिगार्डिंग वफाक, यानी कि हम अभी कल भी मैं प्रोग्राम कर रहा था और हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे। कहना ये है कि वफाक हमें उस तरह सपोर्ट नहीं करता जिस तरह वफाक को हमें सपोर्ट करना चाहिए, आया वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो, या हमारा जो एक तयशुदा पैसा है हमें देना हो, या जो हमें प्रॉमिस किया गया हो वो देना है। इस बढ़ती खलीज की वजह क्या है? क्योंकि निज़ाम तो अभी चलना है, ये गवर्नमेंट यहाँ पे है, उसने टेन्योर पूरा करना है, मामलात किस तरह बेहतरी से आगे बढ़ेंगे, वो बेहतरी हमें उस तरह दिख नहीं रही जिस तरह होनी चाहिए। क्या इसके रीजंस आप मेंशन करेंगे? देखिए मतलब हमारा बहुत खराब सूबा है, सारी मुश्किलात सब मतलब इस काबिल नहीं है कि कोई कदम रखे यहाँ पे, लेकिन सारे पाकिस्तान के लोग यही आ रहे हैं। तो पता नहीं अब पाकिस्तानियों की क्या प्रॉब्लम है कि वो इलाज भी कराने यहाँ आते। 60% मरीज हमारे पब्लिक सेक्टर अस्पतालों में काफी सूबों का है। तो अगर दूसरे सूबों में कोई रोजगार का इंतजाम या इलाज का इंतजाम नहीं होगा, नहीं तो कौन अपने मरीज को लेके आता है या 1000 किलोमीटर दूर, या कौन अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर आता है तो वहां अगर रोजगार के इंतजाम होंगे तो ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वैसे हम बहुत खराब हैं, इसीलिए लोग आते हैं। लेकिन सर ये इल्ज़ाम सिर्फ हुकूमत तो नहीं लगाती। अब रिसेंटली आप देखें कराची के अंदर जलसा हुआ पीडीएम का, शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए, उन्होंने मुलाकात की, मीडिया वाले से बात की और वहाँ पे आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि जी सिंध की खुसूसन कराची की हालत इंतजार देख के मेरी आंखें। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। शायद जो सूरत हाल है, अच्छा ये भी सब ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि कैंटोनमेंट के इलेक्शन पे हर एक कह रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बहुत आगे निकल गई। अब ये तो बेवकूफी की बात है ना, जब तय हो गया कि हम चोर हैं, बेईमान हैं, खराब है, सिंध जो है वो जाने की जगह नहीं है, उसके बाद भी लाखों आदमी चले आते और फिर आ तो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन उनको शुमार उसी सूबे में की आबादी में किया जाता है जिससे वो आए हैं। तो हमारी आबादी की 30% कम है। मेरी किताब अभी निकली है सिंध का मुकदमा, सेंसस 2017। CCI जो है वो कहता है नहीं, यही फिगर के साथ ही कहता है कि नहीं हम फिर से सेंसस करा रहे हैं, तो फिगर गलत है तभी तो सेंसस करा रहे हैं। 30% आबादी का मतलब यह है कि जितना मिलना चाहिए उससे 30% कम हमें मिल रहा है। सारे पैसे से चलता है, मुल्क हमारी गैस से चलता है, ट्रेड हमारी बंदरगाहों से होती है, लेकिन हम सब देते हैं। ठीक है, तो ये बताएं सर कि अगर मतलब ऐसी कोई चीज़, खबर या रिपोर्ट या फाइंडिंग को सामने आए, अगर उसको हाईलाइट किया जाए, डिस्कस किया जाए और ये कोशिश की जाए कि मामलात को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए, आई मीन थर्ड पार्टी अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक फाइंडिंग दे रही है, ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने में आपके ख्याल से कोई कबाहत है, या इसको डिस्कस कर लें, अगर कोई आइडेंटिफाई चीज़ हो रही है हाईलाइट कर लें, तो इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग इन इट? जो लोग कह रहे हैं ना उससे ज़्यादा मुझे मालूम है। ठीक, ऑर्गेनिक करप्शन खत्म करने के लिए बाकायदा एक डिटेल पेपर भी दिया है अभी पिछले हफ्ते, तो कैसे किया जाए और अवाम का कंट्रोल कैसे जो सरकारी महकमे हैं उनके ऊपर किया जाए कि अवाम को कोई वहां शिकायत हो। तो मुझे पता है कि ये लेकिन सबसे बड़ा करप्शन ये है कि आप करप्शन का सियासी इस्तेमाल करते हैं, तो ये तना सुबह करप्शन। अरे भाई हम तो किसी पे अग्नि उछाल रहे ना, हमें अपने ऐप से पता है और हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक तरीकेकार भी है, तो अब उस तरीकेकार को कैसे किया जाए उस पर राय दी जाए। अगर आप वाकई परेशान है कि मुल्क में करप्शन बढ़ गया तो उसको रोकने के लिए क्या तजवीज है आपके पास? सर वो तजवीज़ तो गवर्नमेंट ने देनी है ना सर, आप दे दें तजवीज़, कोई तो हमें देना जो साहिब इक़्तिदार। मेरे पास तजवीज़ है लेकिन आप उसे सुनना नहीं चाहेंगे। बताइए। जाहिर है वक्त कम होता है। नहीं सर बताइए आप।
बताइए प्लीज ये बताइए। है कि हर डिपार्टमेंट में सूबाई असेंबली की तरफ से अपने ऑपोजिशन गवर्नमेंट बैठ के अच्छी रेपुटेशन के 1 या 2 आदमी सिर्फ इस काम पे लगाए कि वो आवाम की शिकायत सुने और हर 3 महीने बाद असेंबली के सामने रिपोर्ट करें। मेरे ख्याल से, हो सकता है मैं गलत हूं, कि करप्शन में कमी आएगी अगर कोई देख रहा होगा अच्छी रेपुटेशन वाला, और अगर वो असेंबली को हर तीसरे महीने अपनी रिपोर्ट दे रहा है और अवाम के पास एक तिथि को लेगी कि भाई आपसे अगर रिश्वत मांगी गई है या आपकी फाइल रोक दी गई है तो इस कमरे में जाइए और अपनी कंप्लेंट जमा कराइए। और कंप्लेंट का रिकॉर्ड रखना आजकल बहुत आसान है। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सेनेटर ताज हैदर साहब मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। हमजा साहब इज़ एन एक्सपर्ट ऑन एजुकेशन, या जो हमारे यहाँ भी निज़ाम तालीम चल रहा है और सिंगल नेशनल करिकुलम है, उसके ऊपर भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है अली साहब की। वेलकम टू द शो अली साहब। आपने ताज हैदर साहब की गुफ्तगू सुनी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, उसके ऊपर हुकूमती अहदेदारान का मौक़िफ़ भी आपके सामने है। हाउ वुड यू एनालाइज एजुकेशनल सिचुएशन इन सिंध? फर्स्ट ऑफ ऑल जी मुर्तज़ा, आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात है, अभी मैं मोहतरम ताज हैदर साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि एक इदारे ने इल्ज़ाम लगा दिया तो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, और जो इदारे का एक सिस्टम होता है और मैकेनिज़्म है उसके ज़रिए केस चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान एक इंटरनेशनल बॉडी जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहते हैं, उसका एक चैप्टर है, और उनकी की गई तहकीक जो है, ख्वाह वो करप्शन इंडेक्स के हवाले से हो या परसेप्शन ऑफ करप्शन के हवाले से, उनकी जो दीगर स्टडीज हैं वो देखी जाए तो उसे पूरी दुनिया तस्लीम करती है। अच्छा, क्योंकि ये एक परसेप्शन स्टडी होती है तो ये अंदाज़ा होता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है, जो डेस्क का केस है, ये पर्टिकुलर केस सिर्फ परसेप्शन बेस्ड नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन बेस्ड है, जिसके अंदर आपके पास बिल्स हैं, जिसके अंदर आपके पास बिल्स का कंपैरिजन है। यानी अगर वो ये कहते हैं कि एक टेंडर के अंदर 5 से 6 हज़ार रुपया, किसी ने कहा कि हम आपको 5 से 6 हज़ार में एक डेस्क देंगे, और उसको इग्नोर करके 25 से 26 हज़ार रुपए का एक डेस्क लिया गया, तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो किसी गली मोहल्ले में खुला हुआ है। उनके पास डेफिनेटली इसके वैलिड प्रूफ्स होंगे। अब इस बात को इनकार करना कि ऐसा हुआ है, ये तो मेरे ख्याल से मुश्किल है, और इजीली इट इज डिटेनेबल। आप इसकी डिटेंशन आसानी से कर सकते हैं इस मामले की। लेकिन यहाँ पे ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या ऐसा होता नहीं रहा, मतलब ताज मिर्जा साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, क्या वो ये नहीं समझते कि जो ओवर बिलिंग का प्रॉब्लम है हमारे हुकूमती इदारों के अंदर, उनमें ये ओवर बिलिंग एक मामूल है, और ये चाहे एक छोटा मामला हो, यानी सिर्फ बल्ब लगाने की बात हो या डेस्क लेने की बात हो, या फिर कंप्यूटर्स लेने की बात हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, इस सब में ओवर बिलिंग होती है। जब मैं चंद मतलब गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स और सीनियर से बात करता हूं तो वो एक बड़ी सादा सी एक लाइन बोलते हैं जो कि उनकी सादगी ही जाहिर करती है, और अगर मैं इसको सारा सा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ये फिर उनकी बदनीयती जाहिर करती है, और वो ये कि जी गवर्नमेंट जो है वो पैसे क्योंकि कुछ अरसे बाद पे करती है तो इसलिए वेंडर्स एक्सपेंसिव चीज देते हैं, सस्ती चीज मिलती नहीं है, जो कि एब्सोल्युटली इरैशनल आर्गुमेंट है। क्योंकि जब गवर्नमेंट किसी वेंडर को कोई बिजनेस देती है तो वो बिजनेस चंद हजार का नहीं होता, वो लाखों और करोड़ों का होता है, और इस मामले में तो ये अरबों का बिजनेस था। और अरबों के बिजनेस में जो कंपनी आपको, जो वेंडर्स ये प्रोवाइड करते हैं, वो 6 महीने इंतजार भी कर सकते हैं, उनकी इतनी फसली होती है। सो इफ यू जस्ट टेक दिस एग्जांपल ऑफ ओवर बिलिंग टू अ लिटिल बैक कपल ऑफ इयर्स, जब लैपटॉप्स जो हैं वो दिए जाने लगे शहबाज शरीफ साहब के जमाने में, तो आप देखिए कि जिस तादाद में लैपटॉप्स शेयर किए गए, बच्चों को दिए गए, टेक्निकली तो फी लैपटॉप कीमत मार्केट की कीमत से कम होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका रूल है ना, इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात है कि कितना बड़ा बिजनेस आप वेंडर्स को दे रहे हैं। तो ओवर बिलिंग को पहली बात एक्सेप्ट करना जरूरी है।
ओवर बिलिंग जो है वो एक पैटर्न है, या वो ओवर बिलिंग हमारे अक्सर सरकारी डिपार्टमेंट्स में प्रोक्योरमेंट वगैरह करते हैं। मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। अमीर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो अमीर साहब। हम जिक्र कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जो सबमिट कराई है। कल लेटर उन्होंने लिखा सीएम सिंध को, कहा है कि जी 3.5 अरब रुपए के करीब करप्शन हुई है। जो 4-6 हज़ार रुपये का बेंच मिलता था जिसपे 2 बच्चे बैठ के तालीम हासिल कर सकते हैं, वो 25, 26, 27, 28 हज़ार रुपये तक के करीब खरीदे गए हैं। ताजहदर साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ निज़ाम ऐसा है, अब निज़ाम को बदलें। अगर करप्शन की गई है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वरना अगर सियासी बयान देना तो हम चोर हैं। अली साहब का मौक़िफ़ आप सुन रहे थे, हाउ वुड यू टेक दिस अमीर अब्बास साहब? देखिए, मेरा ख्याल है 13 साल की हुकूमत के बाद, और एक ऐसी हुकूमत नहीं, एक ऐसी पार्टी नहीं कि जिसकी कोई नौज़ायदा हुकूमत थी, वो इन 13 सालों से पहले भी कई बार कराची से लेकर और पूरे सिंध में उनकी हुकूमत रही है और उनकी मरकजी हुकूमत रही है। तो 13 साल की इस मुसलसल अनइंटरप्टेड हुकूमत के बाद वो कोई जवाब नहीं दे सकते पीपल्स पार्टी वाले कि ये फला वजह से थी और ये टेंडर ठीक नहीं हुआ था, और ये जैसे पहले बात हो रही थी कि जी वो इनको उधार पे माल उठाना पड़ता है और इनको पर इसलिए महंगा माल मिलता है और ये ड्यू पेमेंट्स होती हैं। ये सब एक नॉनसेंस और स्टूपिड किस्म का आर्गुमेंट होगा अगर कोई भी ये करता है। माजरत के साथ बड़ी क्लियर किस्म की बात है कि आप देखिए, मैं खुद मुर्तजा, मुझे पूरे सिंध में, इंटीरियर सिंध में, मैं वन ऑफ दोज वेरी फ्यू एंकर्स के जिसने सिंध के एक एक गोट में जाके हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में जाके शोज किए। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं 3 अरब रुपए की, मैं तो इन चीजों का आई विटनेस हूँ। मैंने तो सिंध के बर्बाद स्कूल देखे हैं, बर्बाद कॉलेजेस देखे हैं, उनके बाकी तालीमी इदारे देखे हैं, वहाँ घोस्ट स्कूल देखे हैं। मैंने स्कूलों में, ये कोई मुहावरतन नहीं बात के स्कूलों में गाय भैंसे बनती है, मैंने खुद देखी है जाके वहां पे। स्कूलों में लोग आके वहाँ गोबर का, जो वहाँ आसपास में जो गोट है, देहात है, वहाँ की जो खवातीन है, वो जो गोबर की वो जो अपने ईंधन के लिए इस्तेमाल करती हैं, वो स्कूल की दीवारों के अंदर आके वो उसको दीवारों पे लगाती है ताकि ये धूप से खुश्क हो सके। तो ये तो बड़ी बहुत पेटी किस्म की ये करप्शन है जो सिंध हुकूमत के हवाले से सामने आई है। आप इंटीरियर सिंध में जाके देखें तो सही, फ्रॉम स्कूल्स टू हॉस्पिटल्स एंड फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यू नेम इट यू हैव इट। अब जहां देखेंगे आपको करप्शन के अंबार नजर आएंगे, लेकिन वो इसको तस्लीम करने को, अब देखें ना, 13 साल के बाद भी अगर आप सिस्टम ना बना सके प्रोक्योरमेंट का, अगर आप डिसबर्समेंट का सिस्टम ना बना सकें, अगर आप जो उसको आप करते हैं, एवेल्युएट करते हैं आप किसी भी बिल्डिंग को उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद, अगर उसकी एप्रिसिएशन का सिस्टम ना बना सकें, तो फिर किसने बनाना है? यानी आपको क्या 1300 साल चाहिए ये सारे काम करने के लिए? और वो कहते हैं कि देखें, मेरी बात सुने, अभी बात हुई ताजहदर साहब से, वो कहते हैं देखें भाई, बात ये है, हम इतने बुरे सही, चले हम मानते हैं, आज भी आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग इलाज कराने के लिए सिंध के अंदर आते हैं। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आके आबाद होना चाहते हैं, यहाँ पे आके कारोबार करना चाहते हैं। तो हर शख्स सिंध का रुख क्यों कर रहा है जब सिंध के हालात इतने बुरे हैं, हम चोर हैं? ये काउंटर नैरेटिव वो दे रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा। ये बताएं ताजहदर साहब, अब अगर वो साथ होते तो मैं उनसे चले सवाल कर लेता। वो कह रहे हैं सारा पाकिस्तान सिंध में जाता है, सारा पाकिस्तान सिंध में नहीं जाता। Don't make people stupid and आधे से ज्यादा वो कहते हैं जी आता है यहाँ पे इलाज। आधे से ज्यादा, मैं कहता हूँ पूरा कर लेना, आप छोड़ दें आधे को, पूरा कर लें। पूरा या हो या आधा पाकिस्तान, वो सिंध नहीं जाता, वो कराची में जाता है। मुझे बताए ना कि शिकारपुर में कितने लोग छोड़ के लाहौर से जा रहे हैं, कितने लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद को छोड़ के लाड़कानों में जा रहे हैं। ये गढ़ी खुदा बख्श में जो आपने इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना दी है, या जो मीरपुर माथेलो में या मीरपुर खास में जो आपने सैन फ्रांसिस्को की तरह सिलिकॉन वैली बना दी, वहां कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? क्यों स्टूपिड बना रहे हैं लोगों को? कराची की एक हिस्ट्री है, वो एक कोस्टल सिटी है, पाकिस्तान का पहला कैपिटल था, सबसे बड़ा है, जो माइग्रेट करके दुनिया आई थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल खानदान थे, जो मेमन बरादरी थी, गुजराती थे, वो आए, उन्होंने इंडस्ट्रियल सेटअप किया वहां पे सब कुछ। वहां सनतें हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, था, है और इंशाल्लाह रहेगा। तो लोगों ने रोजगार के लिए जाना है। आई मीन, ये क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए वहां पे जाते हैं? फॉर गॉड सेक यार, किसको स्टूपिड बना रहे हैं? क्या कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाते हैं वहां पे लोग? मैं खुद कराची आया तो लिविंग देयर फॉर सेवरल मंथ्स, वो क्वालिटी रोजगार के लिए। और वो कौन दफा जाता है? ये ताजहदर साहब से ये नहीं कोई पूछ सकता कि कितने लोग थे 2008 से लेके 2016, 15-16 तक जो कराची से माइग्रेट करके लाहौर आए? मैं बताऊं आपको नाम, मैं उन लोगों की लिस्ट दूं
जो कराची की बदमनी और कराची की बर्बादी से तंग आकर, जो अब रोजाना कराची में 5-5, 6-6 लाशें गिरती थी, वो तंग आकर कराची छोड़ के लाहौर सेटल हुए, बाकी पंजाब के इलाकों में सेटल हुए। तो आप मतलब ताज हैदर, तो इसका अमीर अब्बास अब मुझे बताएं, इसका अब दूसरा क्या मतलब है? देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल इदारा है, उसका पाकिस्तान में एक सेटअप है, वो काम कर रहा है, उसने फाइंडिंग दे दी, लेटर लिख दिया। अब इसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठेगी, वो इंक्वायरी अब कब रिपोर्ट देगी, कब इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके मेम्बरान कौन होंगे, क्या उसका सारा मैकेनिज्म होगा, करते कराते हमें पता लगेगा कि वो किसी एक खटाई का शिकार है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी सिंध वाले इंक्वायरी करेंगे और ख़ुद ही अपने आप को सजा देंगे, तो ये तो होने वाला नहीं है। सो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा फिर, कैसे होगा? पैसे तो चले गए आवाम के। देखिए डॉक्टर साहब, ये पीपल्स पार्टी और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो ना, इनका चोली दामन का साथ है। ये 2008 से 2013 तक की जो इनकी 5 साल की हुकूमत थी ना, आए रोज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स आती थी इनके खिलाफ और स्कैंडल्स आते थे फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ भी, और वो जो अजब करप्शन की गजब कहानियां निकलती थी जिसके ऊपर 100 फोटो नोटिस भी होते थे प्रकाश चौधरी साहब के जमाने। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तो इनको परवाह ही नहीं है, उसको तो ये बिल्कुल जो है ना, वो धोखनी दे के उसको तो जला देते हैं, लानत भेजते हैं, है ही कुछ नहीं है। ये ढीठ हो गए, यानी वो इम्यून हो गए हैं। कोई और इदारा अगर आपके पास है डॉक्टर साहब, वो निकाल के लाए तो हम शर्म इनको दिला देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये लक्कड़ हजम लो हजम, उसका तो असर ही नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। अली हमजा साहब, आपने मीर अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्या कहेंगे आप, क्या इसमें अब जो तलबा हैं जो एक एजुकेशन के स्टेजेस और मराहिल से गुजर रहे हैं और ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम, या व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन देयर नेम, कि जी हम तलबा को पढ़ा रहे हैं, आज बेंचेस चाहिए, कल पंखे चाहिए होंगे, बस स्टेशनरी चाहिए होगी, उन बेचारों के साथ क्या हो रहा है? मुझे याद है 2016 में पीपल्स पार्टी ने एक इनिशिएटिव लिया, वो था मैल न्यूट्रिशन खत्म करने के लिए लंच देने का प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चे इसलिए नहीं आते और मदरसों की तरफ ज्यादा रुख करते हैं या आउट ऑफ स्कूल इसलिए हैं क्योंकि बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो गवर्नमेंट ऑफ जो सिंध थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये बड़ा ऐलान किया जी हम लंच देंगे, बट दे डिड नॉट रियलाइज कि ये जो लंच है ये अगेन एक वैसे आई वॉश होता है, ये माउथ वॉश था, लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज द एंटायर प्रॉब्लम और एंटायर लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन इन सिंध। सो अमीर अब्बास साहब ने जो बातें की, ये टेक्निकली तो सबको इल्म है इस बात का, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो रियलाइजेशन का है। ताज मिर्जा साहब ने बड़ी आसानी से ये बात तो कह दी कि मेरे पास एक हल है। आपने पूछा क्या हल है, तो उन्होंने कहा हल ये है कि नेक नियति वाले जो लोग हैं, जो ईमानदार हों, उनको 2-4 बड़े अफसर बना दें और उन्हें कंप्लेंट सेल का हेड बना दें, और जब अवाम की कंप्लेंट आए तो वो ईमानदारी से उसके ऊपर एक्शन लें। सवाल पैदा होता है, वही अमीर साहब ने जो कहा कि 13 साल में आप ऐसे ईमानदार अफसरान जो हैं ढूंढ ना पाए, या आप कंप्लेंट सेंटर के उन्हें हेड बना ना पाए, या आपको भी ये डर था कि कंप्लेंट सेंटर पे अगर कोई वाकई ही ऑनेस्ट पर्सन, इंटेग्रिटी वाला आ जाएगा तो वो हाथ डालेगा, तो उसमें यकीनन अपने हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में फिर वो जो कई इलेक्टेबल्स होते हैं जिनकी वजह से वोट मिलते हैं, फिर उनके भी नाम आएंगे। तो ये मामला जो है, मतलब ये इस तरह हल होने वाला नहीं है। इसका हल होने का पहला तरीका, बच्चे कहाँ पे जाएं सर, बच्चे कहाँ पे जाएं? करप्शन तो हो रही है, लेकिन उनके नाम पे दें, जितनी करप्शन तो हो रही है, उनका अपना कितना हर्ज हो रहा है? जी, आप बच्चों की बात कर रहे हैं तालीमी इदारों में। पहली बात तो है कि 50% बच्चे स्कूलों में नहीं जाते, जो 50% जाते हैं उसमें 70% जो हैं वो प्राइमरी पास नहीं करते, 71% से ज्यादा इमारतें बोसीदा हैं। गो स्कूल का जिक्र अमीर साहब ने कर दिया। बच्चे कहाँ जाएं? बच्चों को चाहिए दस्ते शफकत वो देते हैं जो वालिदैन का किरदार अदा करें, जो समझते हो कि ये हमारा मुस्तकबिल है। यहाँ पे मुस्तकबिल जो हमारा है, जो बच्चे हैं, उनको गुलाम समझा जाता है कि अगर हमने इन्हें फैसिलिटेट कर दिया तो ये तो कुछ पढ़ जाएंगे, और फिर हमारी जो एक फ्यूडल मेंटालिटी है वो बिल्कुल क्रश हो जाएगी। तो आपको मैं बताऊं, जो दर हकीकत मसला है वो फ्यूडल माइंडसेट है, दैट डज नॉट वांट किड्स टू ग्रो एंड लर्न, एंड दैट्स नॉट गोना हैपन थ्रू दिस। ये जो गुफ्तगू हो जाएगी, वो केस चल जाएगा, वो केस खत्म हो जाएगा। इन लोगों के लिए देखिए केसेस का मसला, मुझे एक इशरत साहब की मैंने किताब पढ़ी, उन्होंने कहा कि 80 की दहाई से पहले जो ब्यूरोक्रेट्स आते थे ना, वो पैसे के लिए नहीं आते थे, वो इज्जत के लिए आते थे।
अब तो इज्जत बचाने वाला मामला, कोई मुझे तो किस्सा पारीना लगता है कि किसी को अपनी इज्जत से मोहब्बत हो, कि अपनी इज्जत, अपने एहतराम और अपने वतन की के मुस्तकबिल के लिए कोई काम करे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कर दे, केस हो जाए, नोबडी। बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा आपसे अभी। One line. First of all, we need to get rid of this parliamentary democratic system. आपने तो बहुत बड़ा खैर मुतालबा कर दिया। अमीर अब्बास साहब, आप सुन रहे हैं गुफ्तगू अली साहब की भी। सवाल मेरा आपसे ये है, लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये, कि पॉपुलैरिटी तो कुछ एदाद शुमार जाहिर कर रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, या वो अपोजिशन की जमातें हों, हुकूमत जो मौजूदा है क्या वो इतनी फाल नहीं है, इतनी एक्टिव नहीं है कि वो अपने आप को आ गई लेकिन वो मनवा पाती? आप कंटोनमेंट के रिजल्ट्स देख लें या बाकी ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देख लीजिए अभी तक जितने हुए जबकि गवर्नमेंट आई है, समथिंग इज़ मिसिंग समवेयर। क्या मसला है? देखिए, कंटोनमेंट के इलेक्शन में पीटीआई की परफॉर्मेंस तो खैर बहुत पैथेटिक रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को भी देख लें ना। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस जो है, आप जो ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, पंजाब से बिल्कुल फारिग। अगर हम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पंजाब से एक सीट भी नहीं मिली इनको जी। अच्छा, इसी तरह से केपीके में ठीक है, कुछ मुनासिब सीट्स आई हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं हम उसे कह सकते। फिर आप जो आपके ज़िमनी इलेक्शन हुए, उसमें आप देख लें पंजाब के अंदर इन्होंने क्या परफॉर्म किया है, केपीके में इन्होंने क्या परफॉर्म किया है। पंजाब में तो जो खुशाब का ज़िमनी इलेक्शन था, उसमें को 300 या 350 वोट थे सिर्फ, तो उनका अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना। तो वो अपने आप को वो महदूद कर चुके हैं सिंध के लिए। वो कहते हैं यार हमारा पंजाब फोकस नहीं है, बस ठीक है कभी होता था, अब हम सिंध को लेकर चल रहे हैं, हमें कोई मसला ही नहीं है। बस ठीक है ना, उनके कारोबार सिंध में है, उनके मामला सिंध में है, उनकी बादशाहतें सिंध में है, उनके ऐवान सिंध में है, उनके खानदान सिंध में, जमीनें सिंध में, उनकी सारी धौंसदानदी सिंध में, सीना जोरी सिंध में। तो ये ऐसे रहेगी, यानी कि कोई काउंटर करने के लिए नहीं आएगा अभी कुछ अर्सा? काउंटर करने के लिए तो देखे ना, नवाज शरीफ साहब के पास मौका था, उन्होंने बर्बाद कर दिया 2013 से 18 के दरमियान। पीएमएलएन को चाहिए था कि वो जाते वहां पे। पीएमएलएन ने क्या मंसूबे बनाए 2013 से 18 तक सिंध में? एक ये जो ग्रीन लाइन बस चलनी थी, उन्हीं के दौर में शुरू हुई, वो उसको मुकम्मल नहीं कर सके। चले मुकम्मल कर जाते तो उनको क्रेडिट मिलता और मिलना चाहिए था। उन्होंने जो कराची से हैदराबाद मोटरवे बनाई, आप उस मोटरवे की हालत तो देखेंगे, वो तो बराए ना, वो तो सिर्फ एक कार्पेट रोड है, वो उसको मोटरवे आप कह ही नहीं सकते हैं। फिर वो जो बाकी जो इंटीरियर सिंध के अंदर वो खास प्रोजेक्ट्स नहीं किए उन्होंने। आप इमरान खान साहब की हालत देख लें, उन्होंने भी इन 3 साल में इंटीरियर सिंध को नजरअंदाज किया। तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी के पास एक टेक्निक है, जिस टेक्निक को कहते हैं हिप्नोसिस। लोगों को जरा पीपल्स पार्टी को डिफरेंट एंगल से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हम उसको रवायती अंदाज से देखते, उनके पास जो ये हिप्नोसिस है ना, जिससे वो हिप्नोटाइज उन्होंने कर रखा है, और उन्होंने कुछ आइडियल्स क्रिएट कर रखे हैं सिंध के आवाम के लिए। वो भुट्टो साहब की सूरत में है, वो मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की सूरत में है, पूरा भुट्टो खानदान हो गया। अब इस बात को एक तरफ रखते हैं कि वो कैसे लोग थे, अच्छे थे बुरे थे, उसमें नहीं जाते, बट उन्होंने एक आइडियल्स क्रिएट किए हुए हैं। अब जब आप उन आइडियल्स का तोड़ किसी और आइडियल से नहीं निकालेंगे, अगर बेनज़ीर साहबा की शख्सियत के मुकाबले में मरियम नवाज वहां नहीं जाएंगी, अगर भुट्टो साहब का तोड़ निकालने के लिए इमरान खान वहां नहीं जाएंगे, तो उन लोगों की कंजम्पशन के लिए तो आइडियल है ना, वो तो उन्हीं को भी पूछते रहेंगे। यानी वो उनके पास इनको चाहिए था जो अवेलेबल आइडियल्स हैं या जो थे, उन्हीं के अंदर रहते हुए वो यूं अपने निज़ाम चलाएंगे और शायद यूं ही चलता रहेगा जब तक उसका इनको चाहिए ना कि ये वहां पे जाएं, ये वहां पे जाएं। अब इमरान खान साहब को 14 सीट्स कराची से डार साहब देना, यानी कराची की 14 सीट्स और पूरे पंजाब की सीट्स एक तरफ, इतना मुश्किल महाज था कराची से 14 सीट्स निकालना। और वो भी उनमें से कुछ बड़े ही गुमनाम किस्म के लोग, यानी आफ्ताब सिद्दीकी साहब, तो जहांगीर साहब, ये कोई इतने नामवर लोग तो नहीं है ना सियासत यानी कि वज़ीर आज़म को और उनके जितने भी गवर्नमेंट है जो फेडरल के अंदर बैठे हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने होंगे, स्टेप्स लेने होंगे। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ अमीर अब्बास साहब। मुझे प्रोग्राम में वक्त हुआ शायद है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे बैनुल सूबाई वज़ारत तालीम की जो है कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, और इस हवाले से अली हमज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम शेर जमान साहब। दूसरा मौजू वो भी तालीम से जुड़ा है और उसमें हम ये जानने की आज कोशिश करेंगे कि जो बैनुल सूबाई कॉन्फ्रेंस हुई है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ फ़ैसले लिए गए जिस फैसलों के तहत 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो बोर्ड के इम्तहानात दे रहे थे तलबा, उनको काफ़ी हद तक रिलैक्सेशंस मिल जाएंगी इम्तहानात में। जबकि इससे कुछ अरसा कबल इन्हीं में से बहुत सारे तलबा थे जो सरापा एहतजाज से सड़कों पर मौजूद थे और उनके मुतालबात को लार्जली गवर्नमेंट ने तस्लीम नहीं किया। अगर तब नहीं तस्लीम किया गया और अब ये तब्दीली कर दी गई, इसके पीछे सारी वजह क्या है, कहानी क्या है, इसको बिल्कुल मुख्तसरन हम जानने की आज कोशिश करेंगे। अली साहब, हाउ वुड यू एनालाइज दिस होल सिचुएशन? आपने बिल्कुल सही कहा कि एहतजाज हुआ और गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और आपके प्रोग्राम में भी ये बात हुई थी कि ठीक है पेपर्स होने चाहिए। और अब शफकत महमूद साहब और पूरी जो इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन है कमेटी, उसकी मीटिंग हुई और डिसाइड हुआ कि 33 मार्क्स तक, ग्रेस मार्क्स जिन्हें कहते हैं, 33 ग्रेस मार्क्स तक दिए जाएंगे, यानी सबको पास किया जाएगा। सो ये इतना फिर खर्चा करने की, इतना उलझन में लाने की जरूरत, गिरफ्तारियां करने की, पकड़ दकड़, लाठीचार्ज और एक बेतुका एक हाइप सी उस मामले को देने की जरूरत क्या थी? आराम से बच्चों को कहते ठीक है जी पेपर नहीं होंगे, आपको पास कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने सवाल किया कि इसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी वजह वही जो जनरली हमारे यहाँ के सियासी निज़ाम में अपनी फेस सेविंग होती है। डेफिनेटली उसमें एक बहुत तबका होगा जो उनके वोटर्स में से भी होंगे एंड दे डोंट वांट टू लूज वोटर्स, रादर दे वांट टू गेन मोर वोटर्स इन द बकेट। तो वो अब रिलैक्सेशन दे के फेस सेविंग भी हो गई, एग्जाम भी हो गए और तमाम मामला वो समझेंगे कि ये बहुत इंटेलिजेंटली इन्होंने इसको टैकल कर लिया। सो अगर इतना इंटेलिजेंटली टैकल करना था आपने, तो फिर आप पहले ही कर लेते और कहते कि जी सारे पास हैं, तो वो जो 8वीं के रिजल्ट्स बच्चों के स्कूलों में हैं वही रिजल्ट लेते हैं और उसी की बेस पे हम नतीजा बना देते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत से जो जवान जिन्होंने 10th ग्रेड और 12th ग्रेड के एग्जाम्स दिए हैं, उनमें से बहुत से पेरेंट्स ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर में उनके करियर में ये जो पीरियड ऑफ टाइम है कोविड का, वो बड़ा असरअंदाज होगा, क्योंकि अब रिजल्ट्स के अंदर सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की थ्योरी के मार्क्स को कंसिडर किया जा रहा है, प्रैक्टिकल के हुए नहीं, उनके मार्क्स नहीं हैं। सो फ्यूचर में माइट बी टर्न आउट टू बी एन इम्पेडिमेंट अगर वो किसी बाहर के मुल्क तालीम के लिए जाते हैं। उसके लिए मेरे ख्याल से हुकूमत को मीटिंग करनी चाहिए। खुर्रम शेर जमान साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, आपने इसका शोर होगा तो यकीनी तौर पे सुना होगा, क्योंकि जाहिर है अब आप सिंध के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक ख़बर, एक डेवलपमेंट सामने आ गई है। ऐवान के अंदर इस मसले को उठाना और इसको किस हद तक ले जाना, क्या प्लान करी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अच्छा देखिए, डिस्कशन तो जरूर करेंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि सूबे सिंध के अंदर जिस लेवल की करप्शन हो रही है, जिस तरह ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 163 बिलियन रुपीस की इरेगुलरिटीज हाईलाइट की हैं, आप समझते हैं कोई फर्क पड़ेगा? आपने तो देखा होगा ना कि 2013 से भी मैं खुद सिंध असेंबली के अंदर इन तमाम इश्यूज को हाईलाइट करता हुआ, और आज ये काम करते करते मुझे कोई 8 साल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी पिछले 13 साल में इक्तिदार में है। आप 13 साल की ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की किताबें उठा लें तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा है ना। अवाम का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा इसी तरह बर्बाद होते चला जा रहा है। सो मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि इतना खुला सिलसिला है लूट मार का, क्योंकि इनकी असल में लीडरशिप का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर आपको जाती तौर पे एज खुर्रम शेर जमान बताऊं तो मुझे तो इस बात का बहुत ज्यादा खौफ है कि मेरे लीडर को कभी मेरे 4 आने का ना कहीं से जो ना कुछ ऐसी न्यूज चली जाए कि खुर्रम ने 4 आने की भी चोरी की है। इधर तो ऐसा लगता है कि जितना लूटो वो शायद आगे उनको शायद सिर्फ कमीशन ही उनके हिस्से का देना होगा। सो जब तक देखें लीडरशिप का वो फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं सिलसिला ठीक नहीं होगा। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स की जरूरत है। अदालतों की जो कानून जो हम देते हैं अदालतों को इंसाफ के लिए, उसमें शायद हमें कुछ और अमेंडमेंट्स की जरूरत है। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये उसके बगैर किस तरह हल होगा। जरूर कानून के अंदर कोई कमी है, क्योंकि देखें अदालतें और हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं वो तो हमारे बनाए हुए कानून को ही फॉलो करती हैं। सो मैं समझता हूँ कि इसको जरूर देखना चाहिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक खुर्रम शेर जमान साहब, देखें मेरी बात सुने, आपने जिक्र किया वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक कलेक्टिव थॉट पाई जाती है कि आप लोग शायद सिंध के अंदर उस तरह टफ टाइम दे नहीं रहे पीपल्स पार्टी को जिस तरह देना चाहिए, क्योंकि पीटीआई के अपने बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो चल रहे हैं सिंध के अंदर। तो इज दिस एन आर्गूमेंट जो कि एक अपनी जगह तो तगड़ा है लेकिन कुछ रियलिटी के भी करीब है, या आप इससे इनकारी हैं? नहीं, हमारा तो गला सूख गया चीख चीख के।
आप बताएं और क्या करें, अपने खुदकुशी कर लें, क्या करें? और मुझे बताएं ना, पूरे सूबे सिंध में आप हाल देखें कि थर में बच्चे जो है ना वो भूख से मर रहे हैं, लाड़काना में लोग एड्स से मर रहे हैं, बाकी शहरों में लोग जो है ना बच्चे कुत्ते के काटने से मर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है मुयस्सर, स्कूलों में तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्ट्रीट क्राइम की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो क्या करें? क्या कोई आपके पास मशवरा, तो कोई आप मशवरा कोई डिफरेंट दें। मेरी नजर में तो सिर्फ एक चीज मुझे समझ में आती है कि सूबे सिंध से जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहेगी, मैं समझता हूँ सिंध में लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती है। अच्छा ये बताएं आप खुर्रम शेर जमान साहब, ये तो आपने बता दिया, फिर आपके नज़दीक इसका हल क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? किस तरह जो है मामला बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे? एक हाल है ना, आपको बता दिया कि 2023 के अंदर जो इलेक्शंस आएंगे उसमें लोग सूबे सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ को मौका दें, ताकि जिस तरीके से पंजाब में केपी में हमने हेल्थ कार्ड दिया है जिसके जरिए लोगों को अच्छी सेहत मिल रही है, उसका मौका सूबे सिंध के लोगों को मिल सके। तहरीक इंसाफ को मौका दिया जाए ताकि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, साफ पीने पानी की जो उधर वहाँ पे पॉलिसीज आई हैं, जो एग्रीकल्चर की पॉलिसीज हैं, वो सब इधर इम्प्लीमेंट हो सके। या तो हम कुछ कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद जो है ना ये जिम्मेदारियां हमारी हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां आप तो खुद भी नहीं करते। कराची में तो चले आपको वोट नहीं मिला, आप नहीं करते, लेकिन लड़काना में, नवाब शाह के अंदर, दादू में, जहाँ से आप जीत कर आए वहाँ क्यों नहीं काम करते हैं? ये चीजें हैं। अच्छा, जो ये नैरेटिव है ऑपोजिशन का, चलें पीपल्स पार्टी तो ये कहती है, लेकिन कलेक्टिवली ऑपोजिशन ये कहती है, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हमारे सामने आए, कंटोनमेंट के हमारे सामने नताइज आए, वो कहते हैं जी पॉपुलैरिटी जो वोट है वो बहुत घटता चला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो आप सिंध के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस वो रख ही नहीं पाए। जो रूरल एरियाज़ हैं या इंटीरियर सिंध है वहाँ पे PTI ने कौन से झंडे गाड़े हैं, कुछ हमें भी बताएं, लोगों को भी बताएं, ताकि हमें पता लगे कि यार ये तो अगर चलें पीपल्स पार्टी वाले हैं ही ख़राब, तो PTI वालों ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। व्हाट आर दोस थिंग्स जिस पे आप लोगों ने वर्किंग किया? अच्छा देखिए, जाहिर है कि मैं तो आपसे यहाँ तक बात कहता हूँ कि अगर 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ हुकूमत ना बना पाई सिंध में, तो उसके कसूरवार भी हम खुद ही हैं। उसमें कसूर पीपल्स पार्टी का नहीं है, हमारा कसूर इस वजह से है कि हमने सही मेहनत नहीं करी। कराची से बाहर शायद हमारी टीम निकली नहीं, जो सिंध में लोग थे वो सही लोगों को हमने मौका नहीं दिया। तो हमारे अपने फेलियर्स थे जिसको हम आज एडमिट करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह भी हम काम करना शुरू किया है, हमारा इंटरेस्ट आया है बाकी सिंध के शहरों के ऊपर, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2023 में आप पीपल्स पार्टी को सिंध में नहीं देखेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।